हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यह एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हम दो चर वाले समीकरण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, उसे किस तरीके से लिखा जाता है और उसके क्या व्यापक रूप होते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ठीक ना। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा दो चर वाले समीकरण को समझना, ठीक ना। हमारा पहला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में हम ये कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वह बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें दो अज्ञात राशियाँ यानी चर मौजूद होते हैं, ठीक ना। एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लिखते हैं इसे हम इस प्रकार से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी और बराबर में 0, ठीक ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और बराबर ए। तो यह जो आपको प्रारूप दिख रहा है ना, यह एक प्रारूप है, ठीक ना। और यह प्रारूप कहलाता है रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या कहलाता है? व्यापक रूप कहलाता है, ठीक ना। जहाँ x और y, जहाँ x और y दो अज्ञात राशियाँ हैं, दो अज्ञात राशियाँ हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर राशि, ठीक ना। के अलावा हम देखें तो और भी कुछ राशियाँ हैं, जैसे कि a और b तथा c। यह तीन ऐसी राशियां हैं जिसे ज्ञात राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञात राशियां, ठीक ना। ज्ञात राशियां बोलते हैं इसको, ठीक ना, जिसका वैल्यू आपको मालूम होता है, ठीक ना। इसे हम ज्ञात राशियां कहते हैं और इसी को हम अचर राशि कहते हैं। क्या? राशियां बोलते हैं, राशि, ठीक ना, अचर राशि, ठीक। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें, ये हम नोट में लिख सकते हैं। नोट में ध्यान ये रखना है कि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 या फिर b नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, b का वैल्यू भी कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है कि a बराबर अगर आपको 0 मिल जाए और b या फिर में कह सकते हैं या b बराबर अगर 0 मिलता है तो हम क्या करेंगे? एक के जगह पे हम यहाँ देखो a बराबर क्या है? ए एक्स, तो a की जगह पे हम 0 रखते हैं, अगुने में x है तो x और प्लस बी वाई, ठीक ना, और प्लस c। तो क्या होगा कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से अगर गुना किया जाए तो वो टोटल गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 मिलेगा, फिर बी वाई और प्लस सी। हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि b 0 नहीं है, ठीक ना, इसीलिए b को b के जगह पे b ही रखा है। फिर क्या हो गया इतना, तो यहाँ हम देखें तो ये क्योंकि ये पद 0 है तो कुछ भी नहीं मान सकते ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? b वाई प्लस सी बराबर 0। तो अब इस पर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एक ही चर दिख रहा है, ठीक ना। तो ये एक चर वाले समीकरण हो गए, यहाँ दो चर वाले समीकरण नहीं हुए ना। इसी प्रकार अगर हम y के जगह पर b के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं ना तो क्या होगा कि ये पद भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रहे कि यहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0 और b बराबर भी नॉट इक्वल टू 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तब तक है जब तक a नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है, यानी दोनों के दोनों 0 के बराबर जब तक नहीं है तब तक ये समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे, ठीक ना। तो समझ में आया क्या होता है रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप इसे नोट करें, फिर हम इसके कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस में c इक्वल्स टू 0, ठीक ना। अब हम देख सकते हैं कि ये व्यापक रूप है और इसी की तरह ये भी एक समीकरण है, क्योंकि इसमें भी दो चर हैं, ठीक ना, रैखिक समीकरण है और दो चर है, ठीक। इसमें एक यहाँ a की जगह पे कितना है, यहाँ हम लिख सकते हैं इस समीकरण में कि a बराबर, इस समीकरण के लिए a कितना हो गया? a हो गया 2 और b की जगह पे कितना है? 3। तो b के बराबर हम क्या कह सकते हैं कि 3 है। फिर c की जगह पे हम कुछ संख्या ले लेते हैं ना, 5 है ना। अब ठीक है, ठीक। तो c के जगह पे क्या हो गया?
सी के जगह पे हो गया 5। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना ले लें -3। तो ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक ना, अगर हम इस समीकरण का विश्लेषण करें और अब a का वैल्यू खोजें तो क्या है, a की जगह पर क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है नहीं ना, यानी 1 है। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने x माइनस 2 गुने y, है ना, और माइनस में 3, क्योंकि 3 बराबर के उस पार है ना, है ना, तो हम इस पार लिखेंगे तो ये प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर में 3 बराबर में 0। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a कितना है, a 1 है, और b की जगह पे देखो कितना है, b की जगह पे ये वाला चीज़ है -2, यानी b इक्वल्स टू -2। फिर c क्या है, c +3 है, तो c इक्वल्स टू +3। बात समझ में आया? और एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं -5x, है ना, प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसमें a की वैल्यू को अगर फाइंड करें तो a की वैल्यू कितनी है, a की जगह पे देखो कितना है -5, है ना, a की जगह पे -5, तो यहाँ a इक्वल्स टू कितना हो गया -5। ठीक ना, और फिर b की जगह पे कितना है, देखो b यहाँ है, b किसका गुणज होता है, b y का गुणज है। ठीक ना, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसीलिए b कितना हो गया, b हो गया 2। तो c कितना हो गया, यहाँ पर c डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, c कितना हो गया -10। ठीक ना, जैसे यहाँ देखो c था बराबर के दाएं तरफ, बाएं तरफ लाए तो चिन्ह चेंज हो गया ना, इसी प्रकार चूंकि माइनस था तो प्लस हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर इस समीकरण में 10 बराबर के राइट साइड यानी दाएं साइड में है, दाएं पक्ष में है, और उसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए c क्या हो जाएगा यहाँ -10। तो इसे आप नोट करें। समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। ठीक ना, इसके लिए एक उदाहरण पर गौर करें, जैसे लिखा हुआ है x समीकरण है x प्लस y और बराबर में है 10। ठीक, ये जो लिखा हुआ है ना समीकरण x प्लस y बराबर में 10, ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, इसका यह मतलब है कि x एक राशि है, कोई राशि है, और y कोई दूसरी राशि है, जिन दोनों का योग कितना है 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। अब आपको ये सोचना है कि x का कौन सा वैल्यू और y का कौन सा वैल्यू रखा जाए, यानी x के जगह पे कौन सा वैल्यू रखा जाए और y के जगह पे कौन सा वैल्यू रखा जाए जिनका योग 10 के बराबर हो जाए। सोचो, x का कोई वैल्यू सोचो और साथ ही में y का भी कोई वैल्यू सोचो, इन x और y के वैल्यू का योग कितना हो जाए 10 के बराबर हो जाए। ठीक ना, इस समीकरण का मतलब है x और y का जोड़ 10 के बराबर है। तो x कौन सी राशि है, यानी कितना वैल्यू है, x का कितना मान है और y का कितना मान है, जिसको रखेंगे तो वो 10 के बराबर होगा। ठीक ना, तो हम सोच सकते हैं ना, क्यों नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं कि x बराबर 0 होगा, हो सकता है, और जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर 10 हो सकता है। देखो, अगर x बराबर 0 और y बराबर 0, तो देखो x और प्लस y का योग कितना होना चाहिए 10 के बराबर, तो रख के देखो, हाँ, x की जगह पे 10 और y की जगह पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 10, और दोनों का योग कितना हो गया 10। समझ में आया, तो x प्लस y का योग कितना 10 होना चाहिए। सही, देखो x का मान 0 रखो और y का मान 10 रखो, और दोनों का योग करो, कितना हो जाएगा इधर 10, जब देखो 10 आए, फिर इधर भी 10 है। जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। ठीक, समीकरण संतुष्ट हो गया। तो इसी लिहाज से हम यह कहते हैं कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में x यानी चर का वह मान जो उस समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है, वही चर का मान उस समीकरण का हल कहलाता है। समझ में, यानी जब दोनों पक्ष बराबर हो जाता है समीकरण का तो हम कहते हैं कि समीकरण संतुष्ट है, और x और y के जिस मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट होगा वही x और y का मान इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक ना, तो यहाँ x का 0 और y का 10 मान क्या है, इस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। ठीक ना, और हल को हम जोड़े में लिखते हैं। कैसे जोड़ा में लिखते हैं, इस प्रकार से, पहले लिखते हैं x और फिर लिखते हैं y। ठीक, तो इसका हल ऐसे हम लिख सकते हैं कि पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे कितना 0, जोड़ा युग्म बना के, यानी जोड़ा बना के लिखते हैं, तो इस प्रकार से, और y को इस प्रकार से लिखते हैं, x का वैल्यू 0 और 10, y का वैल्यू 10, तो 0,10 क्या है, इस समीकरण के एक हल है। क्या एक से अधिक हल हो सकते हैं, थोड़ा सोचिए इस पर। अगर क्या हो, अगर हम x के बजाय x के बराबर में 1 रख दें,
और y के बराबर में 9 रख दें तो क्या होगा सोचो तो? क्या इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? यानी इस पक्ष में, जैसे इस पक्ष में 10 है, इस पक्ष में 10 होगा? सोचो मत, ट्राई करो, यहाँ पर माने ना, तो x की जगह पे कितना 1 और प्लस का प्लस, y की जगह पे कितना 9 रखो, कितना हुआ? दोनों को जोड़ो 10 हुआ ना, तो हो गया। तो ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा। इसीलिए क्या, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का यह मान 1 और y का यह मान यानी 9 इस समीकरण के हल हो गए, है ना। क्या एक ही हल हो सकता है? नहीं, हल और भी हो सकते हैं। अभी और भी सोचते हैं, जैसे अगर हम x की जगह पर 2 रखें और y के जगह पर हम 8 रखें, तो इसी प्रकार x की जगह पर 3 रखें और y की जगह पर 7 रखें, तो इसी प्रकार x की जगह पर 4 और y की जगह पर 6, फिर x की जगह पर 5 और y की जगह पर 5, फिर x की जगह पर 6 और y की जगह पर 4 रखें, तो है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस समीकरण के एक से अधिक हल है, बहुत सारे, है ना। निगेटिव में भी हो सकता है ना। यहाँ पे अगर हम लिखने की कोशिश करें, जैसे कि मान लेते हैं कि x की जगह पे हम -1 रखते हैं, है ना, और y की जगह पर अगर हम 11 रखें, तो ये भी तो होगा, हाँ। रख के देखो, x की जगह पे -1, y की जगह पे 11, तो -11 और -1 मिल करके 10 ही तो होंगे, जो इसके बराबर हो गए, तो भी समीकरण संतुष्ट है। फिर अगर हम x की जगह पर -5 रखते हैं, है ना, और y की जगह पर हम कितना 15 रखते हैं, तो भी तो यही बात होगा। ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना। चाहे इस प्रकार से हम रख सकते हैं कि x बराबर, और y की जगह पर भी, तो सोचिए, हाँ, तो हम देख रहे हैं कि हर वास्तविक वैल्यू यानी x और y का हर वास्तविक वैल्यू इस समीकरण के लिए एक हल को क्रिएट करता है, यानी बनाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं, है ना। अगर हम इन सारे हल का एक जोड़ा बना लें, जिसे हम हल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हल युग्म। देखो, यह एक हल युग्म है, फिर यह एक हल युग्म है। हल युग्म यानी x और y का जो वैल्यू होगा उसको एक साथ कॉमा के साथ लिखना, एक छोटे ब्रैकेट में, हल युग्म कहलाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अनेक हल युग्म होंगे, है ना। अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, है? कि यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहला है 0 और 10। अभी आपने लिखा ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, x और y का जो वैल्यू होगा वैसे होगा। सबसे पहला होगा 0 और 10, 0,10 ये भी होगा, या फिर 9 1,0, फिर 2,8 ये भी होगा, 3,7 ये भी होगा, फिर 4,6 ये भी, कितना 10,0 ये भी हो, -1 और 11 भी हो सकता है, या फिर -5 और 15 भी हो सकता है, 5/2 और 15/2 भी हो सकता है। अगर हम इस समीकरण के लिए वास्तविक संख्या से हलों की संख्या खोजें तो अनगिनत होगी, है ना। अनगिनत क्या होगी? अनगिनत हल होंगे। इसी चीज़ को हमको लिखना है, समझना होगा, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है। कैसे? कि पहली बात यह है कि वास्तविक संख्याओं के समूह से वास्तविक संख्याओं के समूह से समीकरण ax + by + c = 0 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह से इस समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो आप इसे नोट करें।